हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नाग ग्रंथ श्रृंखला का खंड 4 हलाहल पर्व का दूसरा और अंतिम भाग। टॉक्सिक वेस्ट घातक जैविक रसायनों के साथ साथ इन मारे गए आदिवासियों की लाशें लैब के पीछे स्वाम्प यानी दलदल में डुबो दी जाती थी। उस दलदल का शायद कोई तल ही नहीं था, उसमें जो कुछ भी डालो वह सब कुछ निकल सकता था। जैसा कि मैंने कहा, वे लोग किसी खास परिणाम की अपेक्षा में अमानवीय प्रयोग कर रहे थे। उन्हें जेनेटिक म्यूटेशन से निर्मित एक ऐसा अचूक हथियार बनाना था जो आने वाले समय में आतंकवाद का ब्रह्मास्त्र बन सके। परंतु उनके सारे प्रयोग असफल हो रहे थे। अप्राकृतिक और वैज्ञानिक तरीकों से जेनेटिक म्यूटेशन साइंस फिक्शन में जितना सरल लगता है उतना होता नहीं है। इसलिए उन्होंने म्यूटेशन सिस्टम का प्रयोग गर्भवती औरतों पर किया ताकि वे पशु मानवों को पैदा कर सकें। वह प्रयोग भी आंशिक रूप से ही सफल हो सका, क्योंकि इससे जेनेटिकली म्यूटेटेड बच्चे तो पैदा हुए, लेकिन मृत, जिन्हें कचरे की भांति स्वाम्प में फेंक दिया जाता। उनकी माताओं को भी मारकर स्वाम्प में डुबो दिया जाता। उन्हें एक खास भ्रूण चाहिए था जो उत्परिवर्तन टीका सह सके, और ऐसा तभी संभव था जब भ्रूण पहले ही अप्राकृतिक रूप से म्यूटेटेड हो। विभिन्न विषाणुओं, जीवाणुओं और बीमारियों के चलते कई जंगली औरतों के गर्भ में पलने वाले बच्चों में ऐसी विकृतियां उत्पन्न हो जाती थीं जिनसे वे जानवरों के जैसे नजर आते थे। इन सभी बच्चों को शापित मानकर कबीलों से बहिष्कृत कर दिया जाता और गहन जंगल में छोड़ दिया जाता, जहां ये डिर इंडोड या तो जंगली जानवरों का शिकार बन जाते या फिर तिरस्कृत जीवन व्यतीत करते। ऐसा ही एक डिर इंडोड यानी कि मैं अपनी माँ के गर्भ में पल रहा था। मेरे अंदर चल रहे नेचुरल जेनेटिक म्यूटेशन प्रोसेस को बूस्ट मिला अननेचुरल म्यूटेशन सिस्टम से। मेरी माँ उस लैब में इस धोखे में गई थी कि वे अच्छे लोग उसके होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य का और उसका पूरा ख्याल रखेंगे, और उन्होंने रखा भी। मेरी माँ को लैब में भर्ती कर लिया गया। वह खुश थी कि उसके होने वाले बच्चे को जो भी बीमारी थी उसका निःशुल्क उपचार अच्छे लोग कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं जानती थी कि ये वही है जिसकी हमें तलाश थी। मदाम को इन्फॉर्म करो, हमें नेचुरल म्यूटेंट फीटस मिल गया है। उसे वाइटल न्यूट्रिएंट्स नहीं बल्कि म्यूटेशन सीरम के डोजेस दिए जा रहे थे, जो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के म्यूटेशन को कई गुना अधिक परिष्कृत कर रहे थे। आखिरकार प्रयोग सफल रहा। 9 माह पश्चात मेरी माँ ने एक स्वस्थ डिरिंडोट को जन्म दिया। हा 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 हा, आखिरकार सफलता मिली गई। मेरी माँ को उनके कुत्सित इरादों की भनक लग गई और वह लैब से भाग गई। पकड़ो उसे। अपने नवजात शिशु को लेकर वह माँ वापस अपने कबीले भी नहीं जा सकती थी। उसके पास एक ही रास्ता था कि खुद को और अपने बच्चे के जीवन को वह उस जंगल के रहमो करम पर छोड़ दे। वाह! मत रो मेरे बच्चे, मेरे लाल, कितना प्यारा और सुंदर बेटा है मेरा, देवताओं से भी सुंदर। जब तक तेरी माँ जिंदा है तुझ पर आँच भी नहीं आने देगी। जानते हो साथियों, मुझे जंगल से इतना प्यार क्यों है जितना मैं किसी जीवित प्राणी से नहीं करता? क्योंकि उस रात जंगल मेरी उस असहाय अबला माँ का और उसके विकृत शिशु का रक्षक था। भागते भागते मेरी माँ जंगल के उस हिस्से में चली गई थी जहाँ डिर इंडोड रहा करते थे। यह दुर्दम घाटी जंगल का वह हिस्सा था जो भक्षकों का भी भक्षण कर लेता था। इस घाटी को आदिवासी कबीले और पूरा जंगल अभिशाप मानता था, और अभिशाप माने जाते थे उस घाटी में पलने वाले वे भयावह विकृत प्राणी वे जैसे मेरे और मेरी माँ के लिए देवताओं का वरदान बनकर आए थे। मेरे गुरु महान एलिफेंटा, जीवित और सुरक्षित रहना है तो मेरे साथ आओ। एलिफेंटा भी मेरी तरह एक डिर इंडोट थे जिन्हें जन्म के साथ ही उनके कबीले ने निष्कासित कर दिया था। परंतु डिर इंडोड होते हुए भी वे उस जंगल के बाकी पशु मानवों से ही नहीं बल्कि इंसानों से भी कहीं अधिक बुद्धिमान व शक्तिशाली थे। वे शक्तियाँ सिर्फ शारीरिक और मानसिक नहीं बल्कि तामसिक और अलौकिक भी थी, जिसका प्रयोग उन्होंने अफ्रीका के सबसे दुर्लभ और विलक्षण काले जादू की शक्तियों को साधने में लगाया। गुरु एलिफेंटा ज्यों ज्यों इन शक्तियों को साधते गए, अलौकिक और तामसिक शक्तियाँ उन्हें और अद्भुत ज्ञान प्रदान करती चली गई। उन्होंने उस ज्ञान के बल पर दूसरे डिर इंडोट्स की मदद की, लेकिन मैं सबसे अलग था, सबसे बेहतर, अपने गुरु से भी बेहतर और उत्कृष्ट। मैं सर्वश्रेष्ठ डिर इंडोट था। यह बात मेरे गुरु को बहुत जल्द समझ आ गई। जाने उन हैवानों ने क्या किया कि मेरे मासूम बच्चे के साथ मेरी कोख में इसे विकृत कर दिया। डिर इंडोड होना कोई विकृति नहीं है माते,
ये ऐसा वरदान है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता। आपके बेटे की प्राकृतिक शक्तियाँ उन विदेशियों की मशीनों की मोहताज नहीं। उसके जैसा महाशक्तिशाली, अद्भुत और विलक्षण टिरेंटोड मैंने कभी नहीं देखा। मेरा ये शिष्य संसार में सिद्ध कर देगा कि टिरेंटोड होना विकृति नहीं, वरदान है। जैसा भी है, मेरा बेटा मेरे लिए तो वरदान है एलिफेंटा। एक माँ के लिए उसके बेटे से ज़्यादा सुंदर और प्यारा कोई नहीं होता। मेरा चंदा, सूरज, तारा, मेरा राज दुलारा, इससे भोला, इससे मासूम कोई नहीं। मासूमियत वह कमज़ोरी है माते जिसे समय के कठोर कदम निर्ममता से रौंद देते हैं। इस बच्चे को दुनिया में जीना और दुनिया पर राज करना है तो इसे खुद को समय से भी अधिक कठोर और निर्मम बनाना होगा। मेरे गुरु ने अपने कहे अनुसार अपना कठोर प्रशिक्षण आरंभ कर दिया। 2 साल की उम्र से मैं अफ्रीका के दुर्लभ काले जादू और तंत्र मंत्र का ज्ञान अर्जित कर रहा था। कहते हैं जानवरों को आने वाले खतरे का आभास पहले से हो जाता है। शायद मेरे गुरु को भी आने वाले खतरे का आभास पहले ही हो गया था, जिसके लिए वे मुझे तैयार करने की भरसक चेष्टा कर रहे थे। पर मेरी दुनिया, मेरा संसार तो मेरी माँ के कदमों में बसा था। मेरा बुद्धू ठोडांगा इतना बड़ा हो गया, अब तो माँ का अंगूठा छोड़ दे। बड़ा कहाँ हुआ माँ, तेरे लिए तो मैं हमेशा छोटे ही रहूँगा ना। हाँ मेरे बच्चे, तू मेरे लिए हमेशा ऐसे ही रहेगा, मेरा भोला मासूम मृग शावक जिसे मैं भेड़ियों के झुंड से बचा कर लाई हूँ। जंगल के देवता तेरी मासूमियत यूँ ही बनाए रखे, ये वरदान है बेटा। मेरी माँ जिस मासूमियत को वरदान मानती थी वह मेरे जीवन का अभिशाप बनने वाला था। 5 साल की उम्र तक मैं काले जादू की कई गुण विद्याएं सीख चुका था। उस समय पहली बार गुरु एलिफेंटा ने मुझे सतरंगा, गेंडे और काबुकी के खजाने के बारे में बताया। ध्यान से देख ठोडांगा, ये है अफ्रीका की धरती के सबसे दुर्लभ और सबसे शक्तिशाली काले जादू की शक्तियों के धारक काबुकी का खजाना और सतरंगा गेंडा। ये कोई साधारण गेंडा और हड्डियाँ नहीं है ठोडांगा, आज तक कोई भी इन तक नहीं पहुँच पाया है। जीवित सतरंगी गेंडे का सींग जिसने भी तावीज़ की तरह धारण कर लिया, उसकी काले जादू की शक्तियाँ लाखों गुना बढ़ जाएंगी। और यह काबुकी का खजाना वह असीम ऊर्जा का स्रोत है जो इस खजाने के स्वामी को संसार में सबसे शक्तिशाली बना देगा। समय और दुर्भाग्य अपने निर्मम कुत्सित इरादों के साथ उस दिन जैसे उस सतरंगी गेंडे की तरह लुका छुपी खेलते हुए मुझ तक पहुँचे थे। अरे ये तो वही सतरंगी गेंडा है जिसके बारे में गुरु एलिफेंटा ने बताया था। गुरु एलिफेंटा तो तंत्र सिद्धि में लीन है और रात्रि तक गुफा से नहीं निकलने वाले, लेकिन तब तक तो ये गेंडा भाग जाएगा। उस गेंडे को पाने की चाहत में उसके पीछे पागलों की तरह भागता मैं कहाँ जानता था कि मैं अपना सब कुछ खोने वाला हूँ। उस दिन से पहले मैं कभी गुरु एलिफेंटा की गुफा से अधिक दूर नहीं गया था। उस सतरंगी गेंडे के सम्मोहन में बंधा मैं जैसे उसके पीछे खिंचा चला जा रहा था और मुझे उस अनजान खतरे से बचाने की धुन में मेरी माँ मेरे पीछे। ठोडांगा रुक जा ठोडांगा। वह अनजान खतरा जो अब भी उस घाटी में घात लगाए बैठा था। लैब वालों ने घाटी में ड्रोन्स और जासूसी कैमरे लगा रखे थे। उन्हें यकीन था कि उनका प्रयोग एक न एक दिन उनकी नज़र में आ जाएगा। आखिरकार 5 सालों के इंतज़ार के बाद एक्सपेरिमेंट हमारे सामने है। इस बार यह हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए, वरना मादाम हम सबकी खालें खिंचवा देंगी। मैं फाइटर ड्रोन से एक्सपेरिमेंट को उलझाता हूँ, तुम लोग तब तक घाटी के चप्पे चप्पे पर फैल जाओ। तुम्हारे और एक्सपेरिमेंट्स के रास्ते में जो भी आए उसे ख़त्म कर दो। मैंने जीवन में पहले कभी लोहे की आग उगलती चिड़िया नहीं देखी थी। मैं डर गया, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। लोहे का पक्षी आग उगल रहा है, माँ बचाओ। एक डरा हुआ बच्चा आखिर भगवान से पहले अपनी माँ को ही पुकारता है, माँ बचाओ। ठोडांगा मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ। क्योंकि वह बच्चा जानता है कि भगवान उसकी रक्षा करने एक बार को भले ही ना आए, उसकी माँ ज़रूर आएगी। तुझे कुछ नहीं होने दूंगी मैं मेरे बच्चे, चल मेरे साथ वापस। मेरा वजन और मेरा डर दोनों ही जैसे मेरे पैरों की बेड़ियाँ बन गए थे। तब 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 ये गंदे लोग कौन है माँ? ये हम पर आक्रमण क्यों कर रहे हैं? बुरे लोग हैं बेटा, बहुत बुरे लोग। ये तुझे मुझसे हमेशा के लिए दूर ले जाना चाहते हैं। लैब में बैठा शैतान हमें भाग निकलने का कोई मौका नहीं दे रहा था, लेकिन मौका मेरे साथियों ने दे दिया। मेरे साथियों ने हमें बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ब्लाम ब्लाम ब्लाम। उन्होंने, जिन्हें दुनिया ना इंसान मानती थी ना जानवर, लेकिन जिनकी भावनाएं उन इंसानों से अधिक मानवीय थी, जो एक असहाय माँ को मारकर उसके अभेद बच्चे को उससे छीनने आए थे। माँ मुझे गोद में उठाकर नहीं भाग सकती थी और डर के कारण मेरे कांपते पाँव मुझे जल्दी भागने नहीं दे रहे थे। मेरे थरथराते कदम मेरा भारी भरकम वजन संभाले ना रख सके। माँ, ठोडांगा माँ। उन दरिंदों के कलेजे एक पल को भी ना कांपे, मेरी माँ को मुझसे हमेशा के लिए जुदा करते। भाग ठोडांगा, मुझे छोड़ के भाग,
एलिफेंटा के पास जा। उस दिन मेरी बाहों में अकेले मेरी माँ ने दम नहीं तोड़ा था, मेरी मासूमियत ने भी मेरी माँ के साथ ही दम तोड़ दिया। नन्हा ठोडांगा उस दिन अपनी माँ के साथ ही मर गया। कुछ बचा था तो बस एक अभेद कवच, और उस कवच में था सांस लेता जीता जागता आक्रोश, जिसका हृदय भी एक पल में समय ने उसके कवच के समान कठोर बना दिया था। अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने तड़प कर मरता देखने वाले बच्चे उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं। खच! माँ के साथ ही उसके अंदर की ममता मर जाती है और अपनी माँ आत्मा के इस खालीपन को अक्सर वे क्रूरता और निशंसता से भरते हैं। भड़ाम! मेरे कान सिर्फ उनकी चित्कार सुनना चाहते थे जिन्होंने मुझसे मेरी माँ की लोरियाँ छीन ली थी। भड़ाम भड़ाम! मेरे अंदर ताज़ा ताज़ा जागा हिंसक जानवर उनके डर को सूंघ सकता था। मुझे वह डर सुकून दे रहा था। मेरे अंदर सिर्फ मेरी पाश्विक निशंसता ही नहीं जागी थी, तड़ 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 मेरी पाश्विक शक्तियाँ और प्रवृत्तियाँ भी जाग रही थीं। मुझे पहली बार पता चला कि मेरी गैंडे जैसी मजबूत और अभेद्य खाल किसी कछुए के कवच की तरह भी काम कर सकती है। कछुए की तरह अपने कवच में सुरक्षित मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि वे हमलावर मुझे उस इंसान तक ले जाएं जो मेरे बचपन को बर्बाद करने का असली जिम्मेदार था। जैसा कि मैंने सोचा था, वे हमलावर मुझे उस असली गुनाहगार तक ले आए। उफ, सारी ताकत लगाकर भी इसका कवच नहीं खुल रहा। प्रकृति और विज्ञान का सम्मिलित चमत्कार है यह एक्सपेरिमेंट। अब इसके जैसे पशु मानवों की हम पूरी सेना तैयार करेंगे, ऐसी सेना जो अवजयी होगी। हा 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 हा। ठोडांगा जैसा दूसरा ना दुनिया में है और ना ही कभी हो सकता है। मेरी माँ को मारने वालों तुम्हें जंगली चींटियों की तरह मसल देगा ठोडांगा। अब मुझे रुदन क्रंदन और चित्कारें सुननी थी, वहाँ मौजूद हर एक शख्स की आखिरी चित्कार, नहीं! उस लैब में जिस सीरम पर प्रयोग किए जा रहे थे वह मुझे और उन मशीनों को सराबोर करता चला गया, जिनमें हुए शॉर्ट सर्किट का नतीजा वह भीषण ब्लास्ट था जिसने पूरे लैब और वहाँ मौजूद एक एक इंसान के परखच्चे उड़ा दिए, सिवाय मेरा कवच मेरी खाल इतने अभेद हो चुके थे कि वह भीषण ब्लास्ट मुझ पर एक खरोंच भी न डाल पाया। लेकिन उस ब्लास्ट ने मुझे लैब के पीछे स्थित उस टॉक्सिक स्वैम्प में ला फेंका जहाँ लैब का सारा बायोहजार्ड टॉक्सिक वेस्ट डंप किया जाता था। मेरा भारी भरकम शरीर और कवच जहाँ एक तरफ मेरी सबसे बड़ी ताकत था तो कई मौक़ों पर वह मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी बना। इसी भारी वजन के कारण मैं भाग ना पाया और मेरी माँ मारी गई, और अब यही वजन मेरे डूब कर मरने का कारण बनने वाला था। मेरा शरीर, मेरे फेफड़े और आंतरिक अंग स्वैम्प के टॉक्सिक मलबे से भर गए थे। उस स्वैम्प में दफन अनगिनत कंकालों में एक मेरा भी होता अगर मेरे गुरु ने एक बार फिर भगवान बनकर मुझे बचा ना लिया होता। पर मुझे बचाना इस बार इतना आसान ना था। सांसें बंद हो चुकी थी, शरीर टॉक्सिक वेस्ट से भरा हुआ था, लेकिन मेरे गुरु ने अपने ज्ञान का हर कतरा लगा दिया मुझे वापस लाने के लिए। इसके आगे क्या हुआ ये मैं इस पाप परिषद के समक्ष बताना ज़रूरी नहीं समझता। जो कुछ भी हुआ ये उसी का नतीजा है कि ये अफ्रीका के जंगलों का बेताज बादशाह सम्राट ठोडांगा आप सबके सामने खड़ा है और नागराज की मौत पर अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। दावेदारी? बेवकूफ़ गेंडे, तुझे एहसास ही नहीं कि तेरे पूरे वजूद पर पहली दावेदारी खुद मिस किलर की है, क्योंकि अफ्रीका में चल रहा उस ह्यूमन म्यूटेशन प्रोग्राम की संचालिका और तू जहाँ उपज कर एक कमज़ोर विकृत पिल्ले से अपेट ठोडांगा बना। उस लैब की सामनी दूसरी और कोई नहीं, खुद मदाम मिस किलर थी। तू मेरी प्रॉपर्टी है गेंडे, और सही समय आने पर मैं तुझे अपना पालतू कुत्ता बना लूँगी, जैसे पहले बोका राक्ष को गरलगंट को बनाया था। वैसे मेरे पालतुओं की लिस्ट तो युगों पुरानी है, जो स्वर्ग से निष्कासित होने से शुरू हुई और ख़त्म मुझे यकीन है कि नागराज पर जाकर होगी। स्वर्ग के निष्कासित अप्सरा मृचिका से लेकर जापान की सबसे खतरनाक डायन कोजी बनने और कोजी से मिस किलर बनने तक की तुम्हारी युगों पुरानी यात्रा वाकई बहुत दिलचस्प है मिस किलर। यही कारण है कि तुम मेरी विशेष कृपा की पात्र हो। आखिर तुम्हें और तुम्हारी लैब में पनपे अविजय योद्धा ठोडांगा को मेरे बहुत विशिष्ट कार्यों को अंजाम देना है। अब जब आप लोग मेरे अस्तित्व के बारे में चंद आवश्यक बातें जान चुके हैं तो इस बात का एहसास भी आप लोगों को भली भांति होगा कि मैंने अपने बचपन में नागराज के बचपन से कहीं अधिक विषमताएं झेली हैं। बुद्धि और बल में मैं नागराज से हमेशा से 21 था। मैंने समय के साथ ये सिद्ध करके दिखाया कि असल दरिंदा वह है जिसका खौफ लोगों को उसका नाम इज्जत से लेना सिखा दे। कल तक जो शब्द रेरिंडोड एक अपशब्द था, उसे मैंने सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया। बचाओ हमें, भगवान के लिए कोई तो बचाओ।
हा 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 हा। अफ्रीका के जंगल का भगवान भी ठोडांगा की गुफा में घुसने से डरता है। जानती हो क्यों? चलो गुफा में समझाता हूँ। जकातो, कांगो, फुंकारू, फूक दो ये रहे, फूक दो रे सारा कबीला। मेरी माँ की मौत का सबसे बड़ा कारण सतरंगा गैंडा था और मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य जिंदा सतरंगे गैंडे का सींग उखाड़ना और काबुकी का खजाना हासिल करना था। इसके लिए मुझे ज़रूरत थी वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर आए डैनियल की खूबसूरत बीवी सिसी की। सिसी जानवरों से बात कर सकती थी। क्रिया। आपका नाम क्या है गजराज? मैं सिसी हूँ। क्रिया क्रिया। मेरा नाम काली है। ओ भली सिसी। लगता है ठोडांगा को मेरे इंटरपोल एजेंट होने और हमारे मिशन की भनक लग गई है। हमारे सशस्त्र सैनिक भी इन पशु मानवों का सामना नहीं कर सकते डैनियल। मैंने अपने सबसे काबिल डिरेंडोड योद्धाओं फुंकारू, जगोता, कांगो और जिपा को इस कार्य के लिए भेजा। जिपा सिसी को उठाकर मेरी गंटारा घाटी में स्थित गुफा में लाने के लिए निकला। क्रिया काली मेरी रक्षा करो। क्रिया घबराना मत भली सीसी, हम आ रहे हैं। आओ आओ, तुम सबको मारकर तुम्हारे कलेजे भून कर खाएगा जिपा। लेकिन मेरे वफादारों के सामने वे भला ज़्यादा देर कहाँ ठहरने वाले थे। उतनी देर में ही नरबख्शी खूनी कबीले की आत्माओं का खात्मा कर वहाँ आदम का कम्बक नागराज। मैंने सुना था कि अफ्रीका के भीड़ जंगल बेहद खतरनाक है, अब देख भी लिया। और इसकी जड़ है ठोडंगा, हाथों से सांप छोड़ता हरा इंसान। तुम नागराज हो ना? सही पहचाना दोस्त। फुंकारू, जगोता, कांगो ने वहाँ से निकलना ही फिलहाल सही समझा। नागराज मेरी सिसी को बचा लो। ठोडांगा का आदमी जिपा उसे कंटारा घाटी की तरफ उठा ले गया है। जिपा उस उद्दंड हाथी का काम तमाम करने ही वाला था कि तेरे भेजे की भुर्जी बनेगी रे काबुकी। मेरी बेजुबान पर अपनी ताकत का लोहा आजमाने वाले, कड़ाम! जरा नागराज पर अपने लोहे की ताकत आजमा। फटाक! बच्चों और बेजुबानों पर अत्याचार करने वालों को बहुत बुरी मौत मारता है नागराज। जिस जिपा का वार पहाड़ में दरार डाल सकता था उसे अपने स्नेक हैंड के एक बार से दो फाड़ कर दिया नागराज ने। लेकिन फुंकारू, जगोता, कांगो ने जिपा का बलिदान व्यर्थ न जाने दिया। ओह, मौके का फायदा उठाकर ठोडांगा के गुलाम सिसी को लेकर घाटी में उतर गए। क्रिया! तुम्हें बचाना तो नागराज का कर्तव्य था गजराज, इसमें धन्यवाद कैसा? नागराज बैठो, जिपा और मेरी सिसी कहाँ हैं? जिपा तो मेरे हाथों मारा गया। कांगो, जगोता और फुंकारू सिसी को लेकर इस घाटी में उतर गए। सुना है इसमें जाने वाले एक भी इंसान आज तक जिंदा या मुर्दा वापस नहीं आया। ठोडांगा का गुप्त निवास इसी गंटारा की घाटी में कहीं है। गजराज हमें अपनी पीठ पर बैठने का इशारा कर रहा है। शायद ये हमें इस घाटी में ले जाना चाहता है। ये तो हाथियों का मुखिया काली है। काली की पीठ पर सवार गंटारा की घाटी में उतरते नागराज को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसका सामना किस मुसीबत से होने वाला है। गंटारा की घाटी को यूं ही मौत की घाटी नहीं कहा जाता था। ओह, इस घाटी में तो घातक विष झरने की भांति बह रहा है। मेरा सिर घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है नागराज। समय के साथ ना सिर्फ मैंने उस घाटी की काली शक्तियों को विकसित और पोषित किया था, बल्कि उन्हें किसी भी आने वाले खतरे को फाड़ खाने के लिए प्रशिक्षित भी किया था। सावधान काली, हम पर हमला करने के लिए घात लगाई जा रही है। किसी भी पल हमला हो सकता है। बचो नागराज, ये सभी ठोडांगा के खतरनाक डेरेंडोट सेवक है। बचने की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा इन बेचारों को है। लेकिन नागराज अगर ऐसे सेवकों के हाथों मारा जाता तो नागराज काहे का? मेरे डेरेंडोट सेवकों को मात देकर नागराज खुद को ज़रूर बहुत बड़ी तोप समझते हुए घाटी में घुसा चला आ रहा था। लेकिन वह बेवकूफ़ कहाँ जानता था कि ठोडांगा ने कोई कच्ची गोलियां थोड़ी ही खेली हैं। घाटी का यह हिस्सा पानी से नहीं बल्कि उसी घातक विष से भरा हुआ है जिस विष के झरने हम पीछे देख चुके हैं। यहाँ उगे सभी पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ इस विष से उपज रहे हैं। काली के पैर विष के दलदल में धंस रहे हैं, वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस घातक विष से भरे वातावरण में आगे बढ़ना तुम्हारे और काली दोनों के लिए घातक हो सकता है। बेहतर होगा मैं अकेले ही आगे बढ़ूँ। मैंने ऐसा तुरुप का पत्ता घाटी में दबा रखा था जो परिस्थिति के साथ नागराज की सोच का रुख भी पलटने की क्षमता रखता था। मेरी तंत्र शक्तियों और काले जादू से प्राप्त किया गया मेरा सर्वश्रेष्ठ गुलाम। हे बाबा गोरखनाथ, ये तो कोई यक्ष राक्षस है। यक्ष राक्षस गंटारा। जी हाँ दोस्तों, इस घाटी को गंटारा की घाटी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस घाटी की रक्षा करता था यक्ष राक्षस गंटारा। यक्ष राक्षस गंटारा की घाटी में अनाधिकृत प्रवेश करने वाले प्राणी कौन है तू? मेरे घातक गरल विष में श्वास लेकर कोई साधारण प्राणी जीवित नहीं रह सकता। इस संसार में ऐसा कोई विष नहीं जो नागराज के लिए घातक हो। विलक्षण है तू नागमानव।
परंतु तू कितना भी विलक्षण सही, नाग मानव घंटारा का गरल विष तुझे गला डालेगा। असंभव। कोई विष भला मुझे कैसे क्षति पहुंचा सकता है? नागराज, क्या उसके पुरखों ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि अफ्रीका के जंगल में उसका सामना किसी ऐसे विषधारक से होगा? तो अब आपकी समझ में आया कि ठोडांगा कितनी पहुंची हुई चीज़ है। यही नहीं, अभी आगे सुनो। यह विष मुझे कितनी असहनीय पीड़ा क्यों ना दे, कुछ ही क्षणों में मेरी विष प्रतिरोधक शक्ति इस विष के विरुद्ध मुझे इम्यून कर मेरे घाव भर देगी। असंभव। संसार में सिर्फ एक ही विष शक्ति ऐसी है जो गरल विष को काट सकती है। तुझ में देव विष है। अब तो तुझे एक पल भी जीवित छोड़ना खतरनाक है। तेरे साथ लड़ने में व्यर्थ किया गया हर क्षण किसी के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए तेरी ई लीला के साथ साथ इस लड़ाई को भी जल्दी खत्म करते हैं। हा 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 हा। मूर्ख नाग मानव, तुझे लगा कि तू घंटारा की घाटी में आकर घंटारा का वध कर सकता है? ओह, ये तो कटकर फिर से जुड़ गया। इस बार तुझे मैं हल्के में नहीं लूँगा। तुझ पर गरल विष तब तक उगलूँगा जब तक तेरी हड्डियाँ भी नहीं गल जाती। इसके गरल विष को मुझे अपनी विष फंकार से वाष्पित करना होगा, और ऐसा करते हुए मुझे इसके शरीर में अपने दांत कड़ाने होंगे। मेरा घातक विष इसकी हड्डियों तक को गला देगा। अब ये दोबारा जीवित होकर अटास नहीं कर पाएगा। हा 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 हा। घंटारा अमर है मूर्ख। तो कितनी बार भी मुझे मारने की कोशिश कर ले, मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। असंभव। यह संसार का पहला प्राणी है जो मेरे विष से पिघलने के बाद दोबारा जीवित हो गया। और इसके पुनर्जीवित होने का कारण अगर वही है जो मैं सोच रहा हूँ, तो इसकी अमरता का भेद मिल गया। मुझे कभी कभी लगता है कि नागराज को समझने में दुनिया से गलती हुई है। दुनिया उसे देवता का अवतार मानती है, पर मेरा मानना है कि वास्तव में यह शैतान की चाल है कि दुनिया ऐसा समझे। असल में नागराज शैतान की औलाद है, क्योंकि ऐसा दिमाग शैतान का ही हो सकता है। नागराज का शैतानी दिमाग ये समझ गया कि घंटारा के अमरत्व और घंटारा घाटी के अवैध होने का स्रोत एक ही था, घंटारा का गरल विष। कमबख्त एक एक बूंद सोख गया विष की। असंभव। इतनी भारी मात्रा में गरल विष तो खुद देवता भी स्वयं में समाहित नहीं कर सकते। तुझे पहचानने में मुझसे गलती हो गई। बिना कोई क्षण गंवाए तुझे फौरन खत्म कर देना चाहिए। घाटी का सारा गरल विष मैं अपने अंदर सोख चुका हूँ। यह विष मुझे मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है, पर मुझे वह कष्ट तब तक वहन करना होगा जब तक मेरा विष इस गरल विष को निष्क्रिय नहीं कर देता। कुछ ही देर में सारा गरल विष निष्क्रिय हो जाएगा, और एक बार फिर मुझे इसके शरीर में अपने दांत गड़ाने होंगे। बताओ भला, जिसके खुद के अंदर दुनिया भर का जहर भरा हो, वह दूसरों का जहर सोखता फिर रहा है, धूर्त कहीं का। मेरा सर्वश्रेष्ठ सेवक इतने आराम से मार डाला दुष्ट ने। गरल विष सूख जाने से घंटारा दोबारा जीवित नहीं हो सका। मैं अपने सेवक की मौत का 2 पल का शोक अवश्य मनाता, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे सिद्ध हो गया कि घंटारा का मारा जाना मेरा दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य था। इससे पहले कि नागराज घंटारों को खत्म करके सिसी की तलाश में आगे बढ़ पाता, एक ऊर्जा द्वार खुला। मेरे पुत्र का वध करके तूने घोर अपराध किया है लड़के। उसके अंदर से घंटारा का बाप निकला। मेरा पुत्र केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। यक्ष राक्षस का अर्थ होता है अपनी निधियों और क्षेत्र की रक्षा करने वाला। जब तक कोई उनके रक्षित क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश करके उन्हें चुनौती नहीं देता, वे किसी पर आक्रमण नहीं करते। घंटारा घाटी मेरे पुत्र का धर्म क्षेत्र थी, जहाँ तू अनाधिकृत रूप से घुसपैठ कर रहा था। तुझसे लड़कर घंटारा सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रहा था, जिसके लिए उसका वध किया जाना सर्वथा अनुचित था। और यक्ष राक्षस गरलगंट इस घृष्टता का प्रतिरोध तेरा वध करके लेगा नागराज। जिसका धर्म धर्म का साथ देना हो, उसका वध करना अधर्म नहीं होता। मेरा रास्ता रोककर घंटारा एक असहाय अबला स्त्री के अपहरण के पाप में सहभागी बन गया था। पाप और पुण्य का निर्णय लेने का अधिकार तुझे किसने दिया नागराज? निर्णय मैं नहीं लेता, निर्णय तो प्राणी के कर्म करते हैं। मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। मेरे इष्ट देव देव कालजयी के आशीर्वाद से केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। देव कालजयी? मेरे चिर शत्रु का नाम लेकर तूने अपने प्रति मेरी घृणा और मेरे आक्रोश दुगने कर दिए। यह गरल विष इस ब्रह्मांड का दूसरा सबसे घातक विष है। जानता है इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ विष कौन सा है? हलाहल विष। इस समस्त ब्रह्मांड में सिर्फ हलाहल विष ही इकलौता ऐसा विष है जो गरल विष को तटस्थ कर उसे पानी बना सकता है। वही हलाहल विष जो तेरी रगों में बह रहा है। जानता है हलाहल विष की उत्पत्ति कैसे हुई थी?
सतयुग में जब देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, तब अमृत से पहले एक ऐसा भयंकर विष मंथन से निकलकर पूरी सृष्टि में फैलने लगा, जिसे अंतर्विष्ट करना किसी भी जीवित प्राणी के लिए असंभव था। क्या देवता, क्या मानव, क्या असुर, देखते देखते पूरी सृष्टि त्राहिमाम करने लगी। इससे पहले कि विष पूरी सृष्टि में फैलकर जीवन का समूल नाश कर देता, भगवान शिव प्रकट हुए और उस हलाहल विष को पी गए। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ अकेले महादेव ही है जो हलाहल विष को धारण कर सकते हैं। पहेलियाँ ना बजाओ, साफ साफ कहो कि तुम कहना क्या चाहते हो। यही कि जिस हलाहल को भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई धारण ही नहीं कर सकता था, वह तुझ में और उस निकृष्ट कालजयी में कैसे आया, सोच कर देख। कालजयी अगर इतना बड़ा धुरंधर है, तो जब सृष्टि में हलाहल फैल रहा था, तब क्या वह अपने बिल में घुसा छछुंदरों का सेवन कर रहा था? संपूर्ण हलाहल का वहन सिर्फ और सिर्फ महादेव ही कर सकते हैं रे मूर्ख। सत्य यह है कि हलाहल का मात्र एक अंश महादेव ने कालजयी को वरदान स्वरूप दिया था। उस एक अंश हलाहल के बल पर वह ढोंगी पाखंडी कालजयी मांत्रिक सर्पों का इष्टदेव बन बैठा। लेकिन इतने पर भी उस पाखंडी को चैन नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी लालसा तो दुनिया का भगवान बनने की है। बकवास, इससे मेरा क्या लेना देना? मुझे सिसी को बचाना है। या तो मेरा रास्ता छोड़ो या फिर अपने बेटे के पास पहुंचने की तैयारी करो। यह पहला मौका था जब नागराज के अस्तित्व के बारे में कोई सटीक जानकारी मिल रही थी। उस समय तक नागमणि ने नागराज की उत्पत्ति की कहानी भी नहीं सुनाई थी। नागराज ने गरल घंटे की बात पर अड़ंगा लगा दिया। धत तेरे की, यह नागराज हमेशा काम खराब करता है। घंटारा का बाप कितने काम की बातें बता रहा था। ऐसा लगता है गरल घंट नागराज के बारे में ऐसी बातें जानता है जो खुद नागराज भी नहीं जानता। अगर मुझे पहले पता होता तो अपने काले जादू से घंटारा के बजाय उसके बाप को अपना सेवक बनाता। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। इन दोनों की लड़ाई में जो भी जिंदा बचेगा वह घंटारा की जगह लेगा। हा 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 हा। उसी समय मेरे वफादार सिसी को लेकर वहाँ पहुँच गए। हा हा हा। शाबाश मेरे वफादारों, बिल्कुल सही समय पर आए हो। मेरा अपहरण करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है ठोडांगा। अब भी समय मुझे जाने दो। इतनी मेहनत करके तुम्हें जाने देने के लिए तो नहीं लाया गया। तुम जानवरों से बात करती हो ना? तुम्हें बस अपनी इसी कला का प्रदर्शन कर सतरंगी गेंडे से बात करनी है और मुझे उस तक पहुंचाना है। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ठोडांगा तुम्हारी गोरी गोरी चिकनी चिकनी चमड़ी अपने सींग से खुरच खुरच कर उतारेगा। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रख जानवर। ठोडांगा की गुफा में हुक्म और सींग ठोडांगा के ही चलते हैं लड़की। आइंदा सम्राट ठोडांगा से इज्जत से पेश आना, वरना बदतमीज़ों को तमीज़ सिखाने के दूसरे तरीके भी आते हैं मुझे। और तेरे जैसी जंगली बिल्ली को पालतू बनाने में तो बड़ा मज़ा आएगा। फंकारू, जगोता, कांगा, हमारा एक काफिला निकालने की तैयारी करो। पहले नागराज और गरलगंट की कुश्ती का सीधा प्रसारण देखते हैं। कालजयी की तरह महादेव ने भी मुझे भी गरल विष का आशीर्वाद प्रदान किया है। मेरे गरल विष की तीव्रता घंटारा के गरल विष से कई गुना अधिक है। अब देखना यह है कि तेरे अंदर हलाल की तीव्रता कितनी है। जितनी तेज़ी से ये गरलगंट चारों तरफ गरल विष फैला रहा है, उसे रोकने के लिए मुझे वाकई कुछ करना होगा। लेकिन वह नहीं जो गरलगंट चाहता है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मैंने आज तक कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं कर सकता हूँ। मेरे अंदर यदि एक नाग की संपूर्ण शक्तियाँ हैं तो मैं एक नाग की तरह अपना विष भी उगल सकता हूँ, हलाहल विष। और ये मुझे खुद ही बता चुका है कि हलाहल के सामने इसके गरल विष का दर्जा धोया मैं। घोर पीड़ा! मुझे इसके फैलाए गरल विष को निष्क्रिय करना होगा। अरे मूर्ख, तूने यक्ष राक्षस गरलगंट को 2 पल में घुटनों पर ला दिया और तू उस टुच्चे कालजयी को अपना इष्टदेव माने बैठा है। तू कालजयी से कई अधिक शक्तिशाली है। अपना अस्तित्व तलाश, अपनी शक्तियों का बोध कर। मेरे पुत्र की हत्या मुझ पर उधार है, जिसे तेरी जान लेकर गरलगंट सही समय आने पर वसूल करेगा। यह दक्ष यक्ष राक्षस अपनी बातों जितना ही रहस्यमयी था, परंतु इसकी बातों ने मुझे वाकई संदेह में डाल दिया है। देव कालजयी और अपने अस्तित्व के विषय में मैं बहुत कम जानता हूँ, और जितना मैं जानता हूँ उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता। हो सकता है कि गरलगंट सत्य कह रहा हो, लेकिन इससे अधिक संभावना इस बात की है कि मुझे फुसलाकर वह मेरा इस्तेमाल कालजयी के विरुद्ध भौरे की तरह करने के चक्कर में हो। इसलिए फ़िलहाल इस व्यर्थ के विचार को दिमाग से हटाकर मौजूदा परिस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मेरा हलाहल गरल विष का निष्क्रिय कर चुका है, लेकिन इस हलाहल को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। मुझे इस घाटी में मौजूद संपूर्ण विष अपने अंदर खींचना होगा। चिलम, दारू, सफ़ेद पाउडर, गोली, पुड़िया, लोगों को अलग अलग चीज़ों से नशा करते देखा है मैंने, लेकिन ऐसे जहर खींचकर भंड होते किसी को पहली बार देख रहा हूँ।
अपने दुश्मन के अड्डे में घुसकर हीरोइन को बचाने से पहले तगड़े नशे करना हीरो की सेहत के लिए हानिकारक है। देख, रास्ते में आते टाइम मैं तेरे दोस्तों को भी साथ ले आया। चलो सब लोग मिलकर टल्ली नागराज को हेलो और बाय बाय बोलो। बाय बाय इसलिए क्योंकि नागराज दुनिया में चंद पलों का मेहमान है। मैं और नागराज भिड़ंत के लिए पहली बार आमने सामने थे। नागमणि ने नागराज की जो उत्पत्ति गाथा सुनाई थी उसमें नागराज इसी देव कालजयी के मंदिर में गया था, जिसकी बात गरलगंड कर रहा था। जब नागराज खुद अपने अस्तित्व के बारे में अब तक नहीं जानता कि आखिर उसका जन्म कहाँ हुआ, उसके माँ बाप कौन हैं और उसे हलाल विष का वरदान कैसे मिला, तो गरलगंड कैसे जानता था। आगे क्या हुआ सम्राट होडंगा? आपने गरलगंड को काले जादू से अपना गुलाम क्यों नहीं बनाया? आप सभी के पास अनगिनत सवाल हैं। सम्राट होडंगा का वृत्तांत यकीनन दिलचस्प और कुछ अनसुने तथ्यों पर रोशनी डालने वाला है। सम्राट होडंगा जैसे महायोद्धा नागराज को मारने की दावेदारी हवाबाजी में तो यकीनन पेश नहीं करेंगे, किंतु सम्राट होडंगा से आगे का वृत्तांत सुनने और यह जानने से पूर्व कि नागराज के अस्तित्व से जुड़ा ऐसा कौन सा खास तुरुप का इक्का है जिसे इन्होंने अब तक दबा रखा है। अब समय आ चुका है कि विविध वर्तमान घटनाक्रमों के चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए। हो सकता है कि सम्राट होडंगा ने जो रहस्योद्घाटन किए वे इनमें से एक घटनाक्रम में अहम निर्णायक भूमिका निभाए। वैसे भी सबसे मजबूत और दमदार स्थिति गरलगंड के अवैध पुत्र बोकाराक्ष की है। व्यर्थ चेष्टा मत करो बुड्ढे, इस बार तेरी कोई भी तरकीब काम ना आएगी। उम्र के साथ तेरी हड्डियों पर चढ़ी तेरी खाल की तरह तेरे तिलिस्म बनाने की क्षमता भी ढीली पड़ गई है। वह देख, जिनके बल पर तू कूद रहा था वे मेरे मृत्यु जीवियों का पेट भर रहे हैं। सोचा ना था कत्ल कर मुर्दों का आहार बनते हुए मरेगा। जो देश की आन के लिए जान की परवाह नहीं करते, ऐसे सच्चे देशभक्तों को दुश्मन पचा नहीं सकते। नागराज, क्या सही टाइमिंग है तुम्हारे दोस्त। मेरे तंत्र मंड की ऊर्जा तुम्हारी तिलिस्मी शक्ति को बहुगुणित करेगी। त्रिकाल राज, मिलकर वार करो इस पर। तुम सरपट पर थोड़ा आराम करो दोस्त, तब तक मैं मोर्चा मैं संभालता हूँ। आजा आजा, तेरी ही प्रतीक्षा थी मुझे। यादे प्यादे परे हटा, महाबली का मुकाबला महाबली से ही होना चाहिए। पिछली बार उस महाकलमुई मिस किलर की वजह से हमारी भिड़ंत अधूरी रह गई थी। आज मुकाबला बराबर का होगा। आज बोकाराक्ष भली भांति तेरी ताकत परखेगा। कोई नहीं आएगा हमारे बीच। अपनी विष ग्रंथियों का सारा हलाल उगलते मुझ पर नागराज, लेकिन जो पहले ही मरा हुआ है उसे भला तू मारेगा कैसे? देख कैसे तेरे विष ग्रंथि दबाते ही तेरे मुंह से हलाल फूट रहा है। मेरा और मेरी मृत्युजीवी सेना का तो तेरा यह हलाल विष भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, परंतु तेरा हलाल आज उनका ही संगार करेगा जिनका तू रक्षक बना बैठा है। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा बोकाराक्ष। नागतंत्रिका नगीना के रहते बिल्कुल नहीं। छोड़कर गई पुरानी प्रेमिका और नागिन की बात पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। ये दोनों बिल्कुल एक समान होती हैं। गरलगंट, और तू तो सचमुच की नागिन है रे नगीना। विशंदर, तुम भी वापस आ गए। हम अकेले नहीं आए हैं नगीना, मानव जाति का नागराज के हलाल विष से सर्वनाश का फरमान लेकर आए हैं हम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले भाग विराट पर्व में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।